लो, अब बात आती है ये ऑक्सो एसिड्स को लर्न कैसे करें। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस, एक्सेट्रा। तो इसका एक बहुत आसान तरीका है, इसको लर्न करने का एक बहुत आसान तरीका है ऑक्सो एसिड्स को लर्न करने का। ऑक्सो एसिड्स जैसे नाइट्रोजन में भी आते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन में एक एग्जांपल देखो, HNO3 इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड, और HNO2 इज कॉल्ड द नाइट्रस एसिड, ठीक है। HNO3 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो वो आएगी +5। निकाल के देख लो, 1 + x -6 = 0, तो x = +5। और HNO2 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +3, ठीक है। तो एक चीज तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरी चीज ये देखो, अगर तुम ऑक्सीडेशन स्टेट को भूल जाओ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट से ना देखते हुए तुम नॉर्मली भी देख सकते हो, दिस वन हैज मोर ऑक्सीजन, दैट इज इट इज मोर ऑक्सीडाइज्ड, और दिस वन हैज लेस ऑक्सीजन, सो दिस वन इज लेस ऑक्सीडाइज्ड। तो ज्यादा ऑक्सीडाइज वाला होता है रिक, और कम ऑक्सीडाइज वाला होता है रस। मतलब अगर दो एसिड है तो रिक ज्यादा ऑक्सीडाइज, बड़ा भाई रिक और छोटा भाई रस। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है हमारी, जो बड़ा भाई होता है उसे हम बोलते हैं रिक, जो बड़ा ऑक्सीडेशन नंबर वाला होता है जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन होते हैं वो नाम एंड होते हैं एसिड के रिक से। और जो छोटा भाई होता है, छोटा भाई माने जो अभी इतना ऑक्सीडाइज नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं रस। तो रिक एंड रस, these two things will help you identify the acids, ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम स्ट्रक्चर बनाओ किसी भी ऑक्सो एसिड का, अब जो बात है वो स्ट्रक्चर बनाने की है, ये स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। तो ये ऑक्सो एसिड वर्ड आता कहां से, व्हाट इज ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड वर्ड हमने वैसे तो 11th में पढ़ा है, पर हमने 11th को भूल के आए हैं, ऐसे कि 11th किया ही नहीं, सीधा 12th कर रहे हैं। बहुत बच्चे तो ऐसे हैं जिनको ABCD भी नहीं पता होगी 11th की अभी, है ना। तो ऑक्सो एसिड्स हमने पी ब्लॉक में किया था 11th में, एंड दिस meant an acid, I can't make a phone call with your iPad. An acid having an oxo group and a hydroxyl group on same atom. ऐसे एसिड्स जिनके अंदर जिनके अंदर ऑक्सो ग्रुप होता है, ऑक्सो ग्रुप क्या होता है, जो कीटोन का ग्रुप होता है उसे ऑक्सो बोलते हैं, कार्बोनाइल भी जो जिसे हम बोलते थे, ऐसे ही ऑक्सो ग्रुप होता है किसी भी एलिमेंट पर। कोई भी एक एलिमेंट है एक्स, उसके ऊपर डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है, ऑक्सो ग्रुप इज किसी भी एलिमेंट पे डबल बॉन्ड हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज OH। तो ये जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं, ऑक्सो एसिड में दो कंडीशन है, एक ऑक्सो ग्रुप होना चाहिए, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए। क्या दो कंडीशन है, एक डबल बॉन्ड हो, एक OH। तो इस केस में अगर सपोज मैं नाइट्रिक एसिड की बात करूं, नाइट्रिक एंड नाइट्रस दोनों ऑक्सो एसिड है, दैट मींस नाइट्रोजन पे एक डबल बॉन्ड O होगा इन पे और एक OH होगा इन बोथ द स्ट्रक्चर्स। ऑक्सो एसिड वो होते हैं जिनके अंदर एक ही एलिमेंट पे ऑक्सो ग्रुप भी हो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो। यू टेल मी, ये इतनी सी बात क्लियर है कि ऑक्सो एसिड क्या होते हैं, यस और नो। ठीक है। तो अगर मुझे
HNO3 बनाना है, सपोज मुझे HNO3 बनाना है, HNO3 का स्ट्रक्चर बनाना है, तो HNO3 का स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर एक O और एक OH तो होगा ही, तो दैट मीन्स नाइट्रोजन के ऊपर एक N, एक दो O और एक H, इनको तो हमने यूज कर ही लिया। अगर मैं इससे माइनस कर दूं तो मेरे पास बचता क्या है? एक H ही बचता है, एक OH बचता है, एक O और एक H। तो दैट मीन्स अब यहां पर एक O और एक H लगाना है। अगर मैं एक O और एक H लगा दूं अलग अलग एक साथ, सॉरी H तो बचता ही नहीं है, H तो बचता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक O बचता है। तो एक O बचता है और उस O को मैंने यहां पे लगा दिया। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनाया मैंने, ये तुम्हें क्लियर हुआ, यस और नो? ओके, लेट मी रिपीट। एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं, ठीक है? हम्म तो हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सो एसिड होता है जिसमें एक डबल बॉन्ड O और OH होगा। इतनी सी बात क्लियर थी। अगर ये नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड है तो नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड में ये स्ट्रक्चर होगा। अगर सल्फर का ऑक्सो एसिड होगा, सल्फर के ऑक्सो एसिड में ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर कार्बन का ऑक्सो एसिड हो तो कार्बन के ऑक्सो एसिड में ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो जिस भी एलिमेंट का ऑक्सो एसिड बना रहे हैं, ये स्ट्रक्चर तो सबको क्लियर है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक ऑक्सो ग्रुप होना चाहिए एलिमेंट में, यस और नो? ठीक है, अब बात आती है आगे। अगर सपोज आ जाए ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ HNO3, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ HNO3, तो मैं कह रहा हूं ये ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन है, ये क्या है? दिस इज ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। तो दैट मींस इसमें एक नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन पे ऑक्सो ग्रुप होगा और नाइट्रोजन पे OH होगा। होगा या नहीं होगा? यहां तक क्लियर है, यस और नो? ठीक है, दैट मींस मैंने एक N यूज कर लिया, दो O यूज कर लिए और एक H यूज कर लिया। ठीक है, तो मैं इसको माइनस कर देता हूं फॉर्मूले में से। मैंने एक H, दो O और एक N को माइनस कर दिया। तो माइनस करने से मेरे पास बचा क्या? मेरे पास बचा, यहां पे बचा O। ठीक है, एक O ही बच गया। तो दैट मींस आई जस्ट नीड टू ऐड वन O। अब अगर अकेला O बचता है, अगर अकेला O बचता है तो O तभी वैलेंसी पूरी होती है O की जब वो कम से कम दो बॉन्ड बनाए। अगर वो अकेला है तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा। सो दिस शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ HNO3, यस और नो? क्लियर? ठीक है, नाउ कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4? ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4, कैन यू ट्राई इट? अब कुछ रटना नहीं है, समझ के बिल्कुल रटने की जरूरत ही नहीं रहेगी। व्हाट यू नीड, यू नीड अ सल्फर, you need oxo group, hydroxyl group,
दैट मीन्स यू नीड टू माइनस HSO2। ठीक है, बचे क्या, बचे 2H और 2O। तुम्हारे पास 2H बच गए, नहीं 1H और 2O बच गए। ठीक है ना, तो जब भी H और O बचे हो तो एक H और O को जोड़कर हाइड्रोक्सिल बॉन्ड बनाना है। दैट मीन्स कुछ भी नहीं, अगर एक H बचता है, H को अकेला मत लगाना, H अकेला यूजुअली नहीं होता है एलिमेंट पे। H को एक H है तो एक O को जोड़ दो, एक H और O को जोड़ दिया और एक O अकेला रह गया, तो दैट मीन्स एक तो O अकेला और एक OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यू टेल मी, ये वाला समझ आया, यस और नो? अगर H अकेला बचता है, H को O के साथ जोड़ के लगाना है, इतना करना है बस। ठीक है, तो नेक्स्ट लेट अस ट्राई, कैन यू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO3? अच्छा तुम मुझे बताओ, H2SO4 is called sulfuric acid, so what will be the name of H2SO3? अगर H2SO4 is sulfuric, तो what is H2SO3? रिक अगर बड़ा भाई है तो रस छोटा भाई होता है, तो H2SO4 will be known as sulfurous acid। तो अगर सपोज में फॉर्मूला नहीं भी गिवन हो और तुमसे क्वेश्चन पूछा हो कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरस एसिड, क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरस एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड तो सबको याद है H2SO4, उससे ऑक्सीजन थोड़ा कम किया और बन गया सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है ना, तो नाउ कैन यू मेक, पहले तुम इसका फॉर्मूला सोचोगे, इसका फॉर्मूला हुआ H2SO3 एंड नाउ मेक द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO3, कम ऑन। ठीक है, तो H2SO4 में सल्फर, डबल बॉन्ड O, OH। ठीक है ना, तो दैट मींस वी नीड टू माइनस SO2H, माइनस किया O और H। तो दिस विल गिव अस आई थिंक दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सही है, पर तुम्हें पता है ना सल्फर हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दैट मींस सल्फर के यहाँ पे 1 2 3 4 यूज्ड है। यू कैन सी हर एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का होगा, तो 4 तो हो गए हमारे सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स। बचा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो इसके ऊपर एक लोन पेयर भी होगा, दैट मींस यहां पर एक लोन पेयर भी आएगा। ये लोन पेयर कब आएगा, जब सल्फर जैसे एलिमेंट हो जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो अब 4 यूज करें तो 2 बचने चाहिए इस स्ट्रक्चर में। तो ये लोन पेयर वाली बात भी क्लियर है, यस और नो? तुम वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करके कंफर्म कर सकते हो ये बात कि लोन पेयर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये हो गया सल्फ्यूरस, हो गया सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा वैसे तो देखो, वैसे तो फॉस्फोरस के एसिड्स फॉस्फोरस कोर्स में नहीं है, तो उम्मीद है कि फॉस्फोरस नहीं आएगा।
ठीक है। चार्ज कर सकते हो पर ये न्यूट्रल है ना कुणाल, न्यूट्रल चीजों में चार्ज होता नहीं है, ये एसिड्स न्यूट्रल हैं सारे, तो तुम निकाल सकते हो चार्ज पर वो आएगा जीरो। और बॉन्ड्स की अलाइनमेंट कैसे करनी है ये भी अच्छी बात है। तो देखो एक चीज, बॉन्ड्स की अगर हमें अलाइनमेंट करनी हो तो अगर कभी भी चार चार दिशाएं हैं तो चार दिशाएं को हमेशा ऐसे रखना टेट्राहेड्रल, ठीक है। अगर तीन दिशाएं हैं तो तीन दिशा में ऐसे रखना ट्राइगोनल प्लानर। देखो जो नाइट्रोजन में अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो डबल बॉन्ड आने से तीन तीन ग्रुप्स बचते हैं, तो तीन ग्रुप को ट्राइगोनल प्लानर वाले स्ट्रक्चर में रखना। और जैसे यहाँ पे चार ग्रुप्स हैं तो चार ग्रुप्स हैं तो इसको टेट्राहेड्रल वाले उसमें रखना, अलाइन उसकी अलाइनमेंट और सिमेट्री ऐसी होनी चाहिए। तो ये इसीलिए ये ऐसा बना है, और जो नाइट्रोजन का बना था वो ऐसा बना था। तो अगर तीन ग्रुप्स हो, तीन तीन डायरेक्शंस हैं तो वो ट्राइंगल बनेंगी, अगर चार डायरेक्शंस है तो चार डायरेक्शंस में वो टेट्राहेड्रल बनना चाहिए, ठीक है। तो इससे थोड़ा और एक्यूरेसी आएगी तुम्हारे स्ट्रक्चर में, ठीक है। वैसे तो फॉस्फोरस इज नॉट इन आवर कोर्स, बट यू नेवर नो, कुछ भी आ सकता है ऊपर नीचे, क्योंकि इस बार क्या है कि कोर्स क्या रिवाइज में कुछ लिखा हुआ है, डिलीटमेंट में कुछ लिखा हुआ है, तो इट इज बेटर टू प्रैक्टिस इट वंस एंड ऑल, ठीक है। सो इफ वी आर गिवन, एक चीज जो तुम्हें देखो, तुम्हें याद क्या करना है, तुम्हें ये याद रखना है नाइट्रोजन का नाइट्रिक एसिड, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। फॉस्फोरस का फॉस्फोरिक एसिड, और सल्फर का सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीन एसिड एक्चुअली सबको याद होते ही हैं। तो नाइट्रिक एसिड वी नो HNO3 होता है। फॉस्फोरिक एसिड अगर तुम्हें नहीं भी पता तो तुम याद कर लो, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड भी इसे बोलते हैं, एंड दिस इज H3PO4। सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO3 H2SO4। अगर तुम्हें ये तीन एसिड भी याद है तो बाकी चीजें रटने की जरूरत नहीं है, समझ के कर लोगे। नाउ यू कैन फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रस, क्योंकि वो छोटा भाई है। फॉस्फो अच्छा, फॉस्फोरस के एसिड फिर छोड़ ही दो तुम, क्योंकि फॉस्फोरस एक बार कोई को मैं चेक करता हूँ कि इस साल कोर्स में लिखा है कि नहीं लिखा है। नहीं, फॉस्फोरस का नाम ही नहीं है रिवाइज सिलेबस में है, तो उसको छोड़ ही देते हैं। तो फॉस्फोरस एसिड अभी हम फॉस्फोरस को भूल जाते हैं, सल्फ्यूरिक और नाइट्रस को देखो। तो नाइट्रस हो गया HNO2 और सल्फ्यूरस हो गया H2SO3। नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू रिमेंबर, राइट। तो ये हो गया हमारा ये दो एसिड्स। अब बात आती है और भी एसिड्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एसिड्स हैं। तुमने नाम सुना होगा ओलियम का। ओलियम क्या होता है? H2S2O8, ये था ना जो ओलियम हमने यूज किया था बेंजीन की सल्फोनेशन पे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेंजीन सल्फोनेशन पे क्या देता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और बेंजीन सल्फोनिक एसिड में NaOH और H2O डालते थे तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल हो जाता था। तो यहाँ पे एक एसिड यूज होता था, दैट वाज ओलियम। तो बात आती है ओलियम शोलियम क्या है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के
और भी ऑक्सो एसिड्स हैं, दो दो हमने पढ़ लिए, सल्फ्यूरस सबसे छोटा, सल्फ्यूरिक। बाकी वाले अगर हम देखें, देखो सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक, तो द थिंग इज बाकी वाले सारे बड़े भाई हैं, बाकी कोई छोटा भाई नहीं है। तो यहाँ पे टोटल 3 सल्फ्यूरिक है। तो बात क्या है कि ये वाला परऑक्सो और पायरो, ये दोनों के दोनों सल्फ्यूरिक एसिड से ही बनते हैं। तो इफ यू वांट टू मेक परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, तो यू हैव टू डू नथिंग, यू हैव टू मेक 2 सल्फ्यूरिक एसिड। एक सल्फ्यूरिक एसिड ये रहा, ठीक है, और एक सल्फ्यूरिक एसिड ये रहा। इन दोनों में से H2 निकाल दो, तुम इन दोनों में से क्या निकाल दो, H2 को निकाल दो, H2 को बाहर करो। ठीक है, अब इसको निकालने से क्या होगा, इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। सो दिस इज द सिंगल बॉन्ड। ये जो लिंकेज होती है इट इज कॉल्ड द पेरोक्साइड लिंकेज, इसको हम पेरोक्साइड लिंकेज भी बोलते हैं। अगर तुम्हें याद ना हो तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में ही एक कंपाउंड भी था जो क्यूमीन से बनता था, और इसे हम बोलते थे क्यूमीन परऑक्साइड। मैंने तब भी बताया था कि क्यूमीन को परऑक्साइड क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड हो, यूजुअली ऑक्सीजन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, पर अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड होता है तो उस लिंकेज को हम बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज। ठीक है, तो ये क्यूमीन परऑक्साइड था, ये परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है। दो सल्फ्यूरिक एसिड से मिला के परऑक्साइड लिंकेज बनी है। यू टेल मी, इज दिस क्लियर, यस और नो? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरो का मतलब होता है हीट, पायरो का मतलब होता है हीट, और हीट देखो, पायरो मींस हीट। हीट से क्या होता है, हीट से होता है लॉस ऑफ वाटर। पायरो मींस हीट, हीट का मतलब हीट से होता है लॉस ऑफ वाटर। तो एक चीज जो तुम्हें यहां पे समझनी है कि अगर दो सल्फ्यूरिक एसिड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा। ये दो सल्फ्यूरिक एसिड लिए, एक और एक और इसमें से इफ आई रिमूव, हेलो, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसमें से अगर मैं H2O निकाल दूं, लॉस ऑफ वाटर, इफ आई रिमूव वाटर, तो यहां पे सिर्फ एक ऑक्सीजन बचेगा, एक ऑक्सीजन ये रहा, तो इसीलिए इसका नाम है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो इट इज एक्चुअली डिहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। दो H2SO4 में से H2O निकाल दिया जाए तो इट गिव्स अस H2S2O7, दैट इज ओलियम। मैंने गलती से H2S2O8 बोल दिया था, इट इज एक्चुअली H2S2O7। ओलियम इज दिस। तुम्हें पायरो मतलब वाटर निकालना है, परऑक्सो मतलब हाइड्रोजन निकालना है। इज दिस क्लियर, ये दोनों स्ट्रक्चर्स और ये सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर, यस और नो? ठीक है, हाँ बोलो क्या कंफ्यूजन है।
ओलियम में दो सल्फ्यूरिक एसिड को एक साथ रखा और उसमें से वाटर निकाल दिया। अगर मैंने ओलियम में से वाटर निकाल दिया तो एक ऑक्सीजन दो सल्फर के बीच में प्रेजेंट होगा। तो यू कैन सी दो सल्फर के बीच में एक ऑक्सीजन है। दिस इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम। बोलो क्या डाउट है? क्लियर? चलो तुम्हारा डाउट मैं कर लूंगा, ठीक है। अच्छा देखो, ग्रुप 17, ग्रुप 17 शुरू करते हैं। तो ग्रुप 17 में आने वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ग्रुप 17 में आने वाले एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दे आर ऑल्सो नोन एज हैलोजेंस। इनको हैलोजेंस भी बोला जाता है, ठीक है। तो जो हैलोजेंस होते हैं इनको हैलोजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सॉल्ट प्रोड्यूसिंग होते हैं। जो सॉल्ट बनाए, नमक NaCl, KCl, Ki एटसेट्रा, ये सारे कहलाते हैं हैलोजेंस, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इनकी अकरेंस की ज्यादा कोई बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ सॉल्ट्स हैं जिनको तुम याद कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल CaF2, इसे बोलते हैं फ्लोरस्पार, एंड Na3AlF6, Na3AlF6 जिन्हें हम बोलते हैं क्रायोलाइट, ठीक है। इसी तरीके से हाँ, एक और होता है 80 एस्टिनाइन, आई थिंक 80 होता है, बाकी चेक करना। और उसके अलावा फ्लोर एपेटाइट एक फैमिली ऑफ सॉल्ट्स है। इस सॉल्ट को तुम याद करके दिखाओ तो मजा आ जाएगा। Ca3PO4 होल ट्वाइस डॉट CaF2, इसे क्या बोलते हैं? फ्लोरो एपेटाइट। दैट मीन्स एपेटाइट मतलब भूख, इसमें हमें फ्लोरीन की भूख है, ठीक है। तो दिस सॉल्ट इज फ्लोरो एपेटाइट। बहुत बेकार था पर कोई बात नहीं, याद करो। नेक्स्ट, अब बात कर रहे थे कि ऐसी एक और सॉल्ट भी है कार्नलाइट जो क्लोरीन का है, दैट इज KCl MgCl2.6H2, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज की। तो तुम मुझे बताओ, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ halogens will have more negative electron gain enthalpy or less negative electron gain enthalpy? Sorry, either they have high ionization enthalpy या low ionization enthalpy। फर्स्ट ब्लैंक में क्या फील करोगे? इनमें से निकालना इलेक्ट्रॉन आसान या मुश्किल? इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। और अगर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है तो उसे बहुत हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी लगती है, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज और डिक्रीज, व्हाट विल यू राइट हियर? नीचे जाते जाते आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है या डिक्रीज? आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, क्योंकि जैसे साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, ठीक है। उसके बाद अब इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान या मुश्किल? इलेक्ट्रॉन को ऐड करना अगर आसान हो तो होता है मोर नेगेटिव। तो we can say halogens have more negative electron gain enthalpy,
ठीक है ना? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड एक इलेक्ट्रॉन गेन करके दे विल बिकम more negative down the road. However, negative electron gain enthalpy of fluorine is less than that of chlorine. It is due to dash. अच्छा, नीचे जाते पहले ये बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स डैश नेगेटिव डाउन द ग्रुप. पहले ये बताओ, इट बिकम्स लेस नेगेटिव और मोर नेगेटिव डाउन द ग्रुप. नीचे जाते जाते नीचे जाते जाते इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल हो जाता है, तो दैट मींस इट बिकम्स लेस नेगेटिव. अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल, तो मैंने पहले बताया था, तो इट इज लेस नेगेटिव. क्योंकि साइज बढ़ता है, तो नीचे जाते जाते इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती जाती है. ठीक है, यहां तक के सारे ब्लैंक्स क्लियर हैं? यस और नो? ठीक है, अब बात कर रहे हैं however गुरमीत क्या कर रहा था? ऐसे ना, यस. तो मैं क्या कह रहा हूं, अब जैसे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना नीचे जाते जाते मुश्किल होता जाता है, तो वो लेस नेगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना? तो अब मुझे एक बात बताओ, द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन. इट इज ड्यू टू, देखो हमने ये एक्सेप्शन पहले ही कर लिया था. मैंने बोला था ऑक्सीजन, सल्फर और फ्लोरीन क्लोरीन में एक्सेप्शन आती है. ऑक्सीजन एंड सल्फर आर वेरी स्मॉल साइज, तो उनके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है. उनके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होती है, और अगर उनके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होती है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल हो जाता है. दैट इज मुश्किल मतलब इट बिकम्स लेस नेगेटिव. तो फ्लोरीन में क्लोरीन से लेस नेगेटिव होती है, और ऑक्सीजन में सल्फर से लेस नेगेटिव होती है. तो इनकी लेस नेगेटिव होती है और इनकी मोर नेगेटिव होती है. तो ये याद रखने की बात है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव क्यों है. इसमें एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल नहीं आएगा. यहाँ पे कोई एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई कोवेलेंसी की बात नहीं हो रही कि ये 4 बॉन्ड क्यों बनाता है, वो 6 क्यों बनाता है. जब ऐसा हो कि वो 6 बॉन्ड बना रहे हैं, वो 4 क्यों बना रहे हैं, वो केसेस में लगता है. सतविंदर क्लियर? यहाँ पे लगेगा इट इज ड्यू टू स्मॉल साइज and high interelectronic repulsion. बोलो, इज दिस क्लियर? यस और नो? और सतविंदर, तुम्हें क्लियर हो गया एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल वाली बात? ठीक है, नेक्स्ट. इसके बाद जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. ठीक है, एटॉमिक नंबर से मास बढ़ता है, मास से वॉन डर वॉल फोर्सेस बढ़ते हैं. दिस लीड्स टू ग्रेटर इंक्रीज इन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है,
तो अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई आर ऑल हैलोजेंस कलर्ड, सारे हैलोजेंस कलर्ड क्यों होते हैं? तो होता क्या है, जो फ्लोरीन है येलो कलर का है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो है, ब्रोमीन रेड है और आयोडीन वॉयलेट कलर का है। तो सारे के सारे हैलोजेंस कलर्ड है। अब वो कलर्ड क्यों है वो ये पूछ रहा है। तो इसका रीजन है, देखो कभी भी कलर दिखाई देता है किसी कंपाउंड में, तो इट इज वन ऑफ द फ्यू रीजंस, वन ऑफ द थ्री रीजंस, ठीक है, जो हमने पढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था वाई आर कोलॉइड्स कलर, कोलॉइड्स जो होते हैं वो कलर क्यों होते हैं, ये हमने सरफेस केम में पढ़ा था। तो उसका रीजन क्या था, उसका रीजन था स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो लाइट को स्कैटर करते थे। फिर हमने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था वाई आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर, और इसका क्या रीजन था, इसका रीजन था ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, T2G से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके EG बंद में चला जाता था, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो ज्यादातर कलर इस वजह से दिखता है कि कुछ कलर्स कोई चीजें एब्जॉर्ब कर लेती हैं और कुछ चीजें वो, कुछ लाइट वो रिफ्लेक्ट कर देती है। तो बाकी जो लाइट होती है जो वहां से रिफ्लेक्ट होके तुम्हारी आंखों में आती है, दैट शोज द कलर। सेम इज द रीजन विद वाई आर हैलोजेंस कलर। अगर कोई तुमसे पूछे हैलोजेंस क्यों कलर होते हैं, तो उसके अंदर भी तुम यही रीजन दोगे जो तुमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिया था। हम बोलेंगे कि जो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इससे एक्साइट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स और वो हायर एनर्जी में चले जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट दे शो डिफरेंट कलर्स। यू टेल मी, इज दिस क्लियर? व्हाई आर हैलोजेंस कलर? अच्छा, अब उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, अगर हम बॉन्ड एसोसिएशन की बात करें, अच्छा मैं तुम्हें दोबारा समझा देता हूं, रुको। अगर ये फ्लोरीन क्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये इसके ये इसके शेल्स है, तो इस शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इट एब्जॉर्ब सर्टेन लाइट्स, विबग्योर में से कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो एक्साइट कर जाता है, और एक्साइट करने से कुछ कलर्स ये एब्जॉर्ब नहीं करता होगा। सपोज ये वॉयलेट येलो ऑरेंज रेड ऐसा कुछ कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो तो the thing is it is appearing as yellow। मतलब हैलोजन जो है अपने कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने पे वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करा देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए तो कुछ कुछ कलर्स इसमें से गायब हो गए, विब ग्योर में से विब गायब हो गया, तो सिर्फ ग्योर बच गया। तो विब जो गायब हो गया उसकी वजह से जो बाकी कलर्स हैं वो हमें येलो कलर दिखाई दे रहे हैं। Is this clear now? Why are halogens colored? Yes or no? ठीक है, अगर हम बॉन्ड एसोसिएशन की बात करें, बॉन्ड तोड़ने की बात करें, तो होता ये है कि देखो क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड, ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड, या आयोडीन आयोडीन का बॉन्ड। यू टेल मी विच बॉन्ड विल ब्रेक फर्स्ट, कौन सा बॉन्ड सबसे जल्दी ब्रेक हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन?
आयोडीन क्योंकि उसका सबसे बड़ा साइज है, आयोडीन बीइंग द लार्जेस्ट साइज, तो एज द साइज इंक्रीज करता है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी डिक्रीज होती है, राइट। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है तो वी कैन से सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी क्लोरीन की, Cl2 की बॉन्ड डिसोसिएशन सबसे ज्यादा होगी, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। ठीक है, अब होता क्या है, व्हाट अबाउट फ्लोरीन, फ्लोरीन की यहां बात क्यों नहीं करें, तो इस हिसाब से फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, बट फ्लोरीन में फिर वही एक्सेप्शन आ जाती है। तो एक्सेप्शन यही है कि भाई फ्लोरीन के अंदर तुमने बॉन्ड तो तुम देखना चाह रहे हो मान लिया, पर इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पैक्ड है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स पैक्ड होंगे तो ये छोटे से साइज में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पैक्ड है, तो कहना इसे कि इन फ्लोरीन there will be there will be high repulsion between लोन पेयर्स, लोन पेयर्स के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन होगी। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन एक तो बहुत छोटा है और उसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोन पेयर बहुत पास पास प्रेजेंट है, तो क्योंकि बहुत पास पास प्रेजेंट है तो फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना आसान होगा या मुश्किल, व्हाट डू यू थिंक? अगर इनमें रिपल्शन ज्यादा है तो ये बॉन्ड तोड़ना आसान होगा या मुश्किल? इट शुड बी इजी, पर ये क्लोरीन से इजी होगा, बाकियों से नहीं, क्योंकि बाकियों में फिर साइज बड़ा हो जाता है तो उनकी एनर्जी, तो एक्चुअल में बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर इज थोड़ा सा डिफरेंट, और इसमें बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी का ये जो ऑर्डर है ये तुम्हें लर्न भी करना है, और क्यों है ऐसा वो भी समझना है। ठीक है, तो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी का ये हमारा ऑर्डर, तो यू टेल मी ये ऑर्डर भी क्लियर है, यस और नो? इसमें एक्सेप्शन आ रही है यहाँ पे, ये एक्सेप्शन याद रखनी है, और इसका आंसर यहाँ पे गिवन है, the enthalpy of this F2 is smaller than Cl2. A reason for this is inter-electronic repulsion between the lone pairs, which is more in F2 than Cl2. ठीक है, टाइप प्रेजेंट इन चैट, चैप्टर तो खत्म ही नहीं हो रहा।